Assalamualaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. In this video, I'll be talking about another chapter of the inorganic chemistry, that is your S block elements. And इससे पहले जो है ना हमारा जो है ना केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो इस वाले चैप्टर में अगर हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, ये इनऑर्गेनिक का वो चैप्टर है कि मतलब इट्स नॉट कि डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड, कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, लाइक जिस तरह केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को समझना था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को वहाँ पे समझना था, डायपोल मोमेंट को समझना था। तो यहाँ पे उस तरह का कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि जो मतलब समझने के लायक हो। मतलब बस मतलब इट्स मतलब इसको डिफ़िकल्ट चैप्टर हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर है, बट थ्योरी बेस्ड है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखना होगा और बहुत बार आपने जो है ना रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शंस भी आते हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं, डिफरेंट टर्म्स भी आते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने रीडिंग करनी है, रिविजन्स करने हैं, ठीक है। और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो एस ब्लॉक की बात करेंगे फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो है ना आज मतलब फ्रॉम 2017 टू 2021 यानी 5 सालों में जो है ना अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन सकते हैं आसानी के साथ। तो आपने क्या करना है कि स्टिक टू एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और बार बार रिवाइज करो। वो 2 क्वेश्चन आपकी जेब में आ जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ओके, इट्स द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम बात करेंगे एस, ये एस टर्म क्या होती है, ये एस कहाँ से आ गई। असल में जो है मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बोला होगा अराउंड कि ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं यूजुअली, ठीक है। और वो इनर असल में जो है ना 3 है, लेकिन 4 ब्लॉक्स इस वजह से कि वहाँ पे जो एफ ब्लॉक है वो आ रहा है ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब वो वहाँ पे डी ब्लॉक से मतलब डी ब्लॉक से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया इनटू 4 ब्लॉक्स, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। इट इज़ ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में चला जाता है, किस ऑर्बिटल में चला जाता है, उसी बेसिस पे जो है ना हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशंस को देखना होगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ओके, इट सेज दैट S block elements of the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन को याद रखना होगा। डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी एंड एफ ब्लॉक हो। तो इनमें क्या होता है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना दैट एंटर्स इनटू द आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल, यानी ये जो आउटर मोस्ट शेल होगी, ये जो वेलेंस शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, उसके एस ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि वो एलिमेंट्स जिनमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चलाया जाएगा, इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपको ये बात भी पता होगी कि एक ऑर्बिटल जो होता है, इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हुंड्स रूल कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एस सबशेल की, एस सबशेल जो है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आपके साथ बात करूँ, सपोज हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। और इन चारों के लिए जो एजिमुथल काउंटर नंबर यानी एल की वैल्यू जो होती है ना, एल की वैल्यू, दैट 0 फॉर एस, 1 फॉर पी, 2 फॉर डी एंड 3 फॉर एफ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एस सबशेल की, इसमें कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, यानी किसी सबशेल में, इन जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, दैट इज गिवन बाय 12+1, ठीक है। तो अगर हम एस सबशेल की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एस सबशेल होती है ना, इसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। सो 2 इंटू 0 इज 0, 0+1 इज 1। सो देर इज ओनली 1 ऑर्बिटल पॉसिबल फॉर एस सबशेल, ठीक है। तो अब अगर एक ही ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हमेशा याद रखेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 2 ऑर्बिटल्स होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ पे दिस इज योर एस सबशेल, दिस इज योर पी सबशेल। तो यहाँ पे एस सबशेल में देर इज ओनली 1 ऑर्बिटल, और पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। बिकॉज पी के लिए एल की वैल्यू 1, 2 इंटू वन इज 2 +1 is 3, so there are 3 orbitals possible for
3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर पी सबशेल, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ में कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे एक ऑर्बिटल में इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एस ऑर्बिटल जो है ना, इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई कि आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 स्टैंड्स फॉर अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 स्टैंड्स फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल चूंकि इट कंटेन्स, यहाँ पे लिख रहा है कि एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ग्रुप्स बिलोंग टू एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है उसमें सिर्फ 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसका रीज़न ये था कि चूंकि आपके पास एस ऑर्बिटल होता है ना, और एस ऑर्बिटल में सिर्फ, यानी कोई भी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे एस की बात हो रही है, इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ग्रुप्स, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकोमोडेट, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे उतने जो है ना, उतने ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे सपोज ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आता है, उसके उसमें जो है ना हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। इनको अपने डाउन द ग्रुप याद करना होता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनको आपने जो है ना डाउन द ग्रुप याद करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने पीरियोडिक इसी तरीके से जो ग्रुप 2 होगा, सपोज ग्रुप 1 में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब ये पॉइंट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और इसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, इट इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। तो अगर आप यहाँ पे सपोज पीरियोडिक टेबल को देखोगे, ठीक है, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 अगर आप देखोगे, हियर इट्स 1, इट्स 1, इट्स 2, इट्स ग्रुप 1, इट्स ग्रुप 2, ठीक है। लिथियम, सोडियम, यहाँ पे आप ज़रा देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप सेकंड में क्या आ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ठीक है। सो ये देयर आर 2 ग्रुप्स बिकॉज एस ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको अपने डाउन द ग्रुप याद रखना होता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम अल्कली मेटल्स का भी नाम देते हैं, बिकॉज अच्छा दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो इसीलिए हम इनको अल्कली मेटल्स नाम देते हैं, बिकॉज ये जो अल्कली मेटल्स हैं, ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, जब हम इनको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना, आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर, आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर, यानी दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास ये चीज़ इस पॉइंट को रखूँ, सपोज हमारे पास अगर कोई भी अल्कली मेटल होगा, कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट होगा, जब हम उनको वाटर के साथ या उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, वहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और इस हाइड्रोक्साइड का नेचर जो है ना, ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड एसिड्स आर एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड जो बन रहे हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्गली वट, दे आर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक, बेसिक का है, अल्कलाइन का है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर, दैट्स वाई कि दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये था, ये आपने, ये पॉइंट आपने, इसको मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है, और ये पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अभी तक, जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट। वहाँ डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दीज एलिमेंट्स, यानी ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम और कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, ये जो बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अल्कलाइन। इस पॉइंट को आप नोट करो, क्वेश्चन आएगा विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट, या यहाँ पे भी इंशाल्लाह जब हम ग्रुप सेकंड को उठाएंगे, तो वहाँ पे भी जो है ना, वहाँ पे भी एक पॉइंट मेंशन किया गया है, दैट इज these except beryllium, यानी these are known as alkaline earth metals except beryllium। so क्वेश्चन यहाँ पे आपने याद रखना है कि which of the following element मतलब इज नॉट इंक्लूडेड इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो उसमें आएगी, आपको उसका ऑप्शन आएगा दैट इज बेरिलियम, ठीक है। सो बेरिलियम जो आपके पास है, यानी बेरिलियम जो आपके पास है ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो मैग्नीशियम होगा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, यानी बेरिलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम कहते थे अल्कली मेटल्स, और इनको हम नाम देते हैं ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। अच्छा, दीज आर कॉल्ड सो, यानी इनको हम क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आने आ रहा है कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ
ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम, तो उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई कि दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ इसलिए कि दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन द अर्थ's क्रस्ट, ठीक है, दीज अल्कलाइन मेटल्स, दीज ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर फाउंड इन अर्थ's क्रस्ट। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन कम्स फ्रॉम द बेसिक नेचर और अल्कलाइन नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, एंड अर्थ कम्स फ्रॉम द, दे आर फाउंड इन अर्थ's क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, एक तो आपने याद रखना है कि अल्कली मेटल्स को क्यों नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को क्यों हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, उसके बाद among the alkali metals सोडियम एंड, देखो abundance इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, abundance जो है ना, abundance इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो फिर भी हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, फिर भी हम इसको याद रखेंगे। among the alkali metals सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट abundant, दे आर abundant, ठीक है, यानी इनकी abundance जो है ना सबसे ज़्यादा होगी इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, किनकी, पोटेशियम एंड सोडियम। लिथियम, रुबीडियम एंड सीजियम है मच लोअर अबंडेंस, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव एंड इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप फ्रेंशियम 223, इसका जो है ना एटॉमिक मास है, मास नंबर 223, हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स। ये हाफ लाइफ क्या होती है, इसको फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, हाफ लाइफ जो है ना, इसको हम इंशाल्लाह काइनेटिक्स 12th का फिजिकल का एक चैप्टर है, इसको हम वहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ज़ुबानी याद रखो, ये जो हाफ लाइफ होती है ना किसकी, फ्रेंशियम की, इसके जो आइसोटोप की फ्रेंशियम 223 की, इसकी हाफ लाइफ जो है ना दैट्स ओनली 21 मिनट्स, ठीक है। तो याद रखना है कि फ्रेंशियम जो आपके पास इट्स हाईली रेडियो एक्टिव एंड इट्स हाफ लाइफ इज़ ओनली 21 मिनट्स, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, 21 मिनट्स। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन देयर अबंडेंस, यानी मतलब abundance respectively in the earth's crust, ठीक है। तो देखो नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 2 पे कौन आएगा, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो नंबर 5th पे आता है ना दैट्स योर कैल्शियम, एंड नंबर 6th पे दैट्स योर मैग्नीशियम, इट्स रैंक्स, कैल्शियम रैंक्स 5th एंड मैग्नीशियम रैंक्स 6th इन अबंडेंस रेस्पेक्टिवली इन द अर्थ's crust। तो यहाँ पे आप एक कोड याद रखेंगे, दैट इज सपोज CaMg, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम याद रखेंगे 56 आपने याद रखना है, Ca5Mg6, कैल्शियम रैंक्स 5th एंड मैग्नीशियम रैंक्स, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, Cm56, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, 5 जो है ना वो C के साथ आएगा, यानी कैल्शियम रैंक्स 5th एंड मैग्नीशियम रैंक्स 6th, ठीक है। अच्छा, उसके बाद strontium and barium have much lower abundances. Beryllium is rare. तो beryllium is rare. Beryllium is and radium is the rarest of all, comprising only 10 to the power minus 10% of the igneous rocks, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा नहीं है, हम लेकिन ये इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है अच्छे से, ठीक है, इन इस वाले पॉइंट को और यहाँ पे जो है ना इसका रीज़न आपने याद रखना है, और इस फ्रेंशियम की हाफ लाइफ को, ठीक है। उसके बाद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज नोबल गैस NS2 फॉर अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो जितने भी ब्लॉक्स होंगे, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, तो हर एक एलिमेंट की जो है ना, हर एक ग्रुप की अपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एस ब्लॉक की बात करेंगे, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज द नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस NS1 to 2, ठीक है, NS1 to 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज़ NS1 to 2, तो 1 to 2 हम क्यों लिख रहे हैं, 1 to 2 इज मैक्सिमम, बिकॉज S ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑर्बिटल हो, लेकिन यहाँ पे S स्पेसिफिकली यूज हो रहा है, तो इट कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करेंगे ना ग्रुप फर्स्ट की, यानी अल्कली मेटल्स की, अगर हम बात करेंगे यानी ग्रुप सेकंड यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ग्रुप 1 की कन्फिग्रेशन जो है ना दैट इज NS1, ठीक है, और इनकी कन्फिग्रेशन दैट्स NS2, ठीक है। यहाँ पे नोबल गैस आएगा, यहाँ पे नोबल गैस, ठीक है। तो ग्रुप 1 की कन्फिग्रेशन NS1 फॉर अल्कली मेटल्स एंड NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, दैट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे इनमें जो है ना दे कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोबल गैस NS2, अच्छा, नोबल गैस NS1 फॉर अल्कली मेटल्स एंड NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट्स, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बुक की क्या हालत हो गई है, ठीक है, मतलब ये रिवीजन की वजह से, ठीक है, मैंने बहुत सारे रिवीजन यहाँ पे किए, क्योंकि एस ब्लॉक और बी ब्लॉक जो है ना ऑलमोस्ट ये इंसान दिमाग से मतलब ये भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे रिवीजन किए थे, ठीक है, स्पेशली इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक में भी मैंने किए थे बहुत सारे। तो यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स की। तो इट्स लिथियम एंड बेरिलियम, अच्छा, ओके।
लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स लिथियम, एंड ग्रुप सेकंड का जो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट एलिमेंट जो ना ग्रुप फर्स्ट का दैट्स लिथियम और ग्रुप सेकंड का दैट इज बेरिलियम, ठीक है। दे आर द फर्स्ट एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। देखो क्या होता है कि ये जो हमारे फर्स्ट मेंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप, यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट मेंबर इट्स लिथियम, यहाँ पे इट्स बेरिलियम। और इसी तरीके से अगर हम पी ब्लॉक की बात करेंगे सपोज, इनका जो फर्स्ट मेंबर जो है ना दैट्स बेरिलियम, दैट्स बोरॉन, दैट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पांचों की मैं बात करूंगा नियॉन को छोड़ के। तो ये जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके साथ में एक पॉइंट शेयर करूंगा। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों को हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या हम नाम देते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दूसरे मेंबर्स में नहीं होते, ठीक है। यानी इनमें कुछ ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज अगर हम बात करेंगे, सपोज लिथियम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, उनको हम उन प्रॉपर्टीज़ को हम इंशाल्लाह आगे डील कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन एलिमेंट्स में फर्स्ट मेंबर्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सेम ग्रुप के अदर मेंबर्स में बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। यानी अगर हम लिथियम की बात करेंगे, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि इन वाले एलिमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं होगी। और बेरिलियम में भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कि दूसरे मेंबर्स में, सेम ग्रुप के दूसरे मेंबर्स में नहीं होती है। और उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज़। क्या हम नाम देते हैं? एनामलस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो एनामलस प्रॉपर्टीज़ और एनामलस बिहेवियर कौन दिखा रहा है? क्वेश्चन आएगा कि एनोमलस बिहेवियर और मतलब एमंग अल्कली मेटल्स एनोमलस बिहेवियर कौन दिखा रहा है? इट्स लिथियम। एमंग ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स एनोमलस बिहेवियर कौन दिखा रहा है? इट्स बेरिलियम। यानी एनोमलस बिहेवियर का इट शो सम प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब इन्हीं एनोमलस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि in these anomalous properties they resemble the second element of the following group। second element of the following group, देखो इस पॉइंट को याद रखो। in these anomalous properties they resemble the second element। इन दीज एनोमलस प्रॉपर्टीज, अगर हम लिथियम की बात करेंगे, अगर मैं लिथियम की बात करूंगा, इसके पास बहुत सारी एनोमलस प्रॉपर्टीज है। सपोज इन दीज एनोमलस प्रॉपर्टीज जो कि लिथियम के पास है, इन दीज एनोमलस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। फॉलोइंग ग्रुप का मतलब इसके बाद जो ग्रुप आएगा उसका सेकंड एलिमेंट, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यानी इस ग्रुप के बाद जो दूसरा ग्रुप है दैट इज दिस ग्रुप, और उसका सेकंड एलिमेंट यानी मैग्नीशियम, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम। तो इन दीज एनोमलस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल, यानी एनोमलस प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना, वो सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप के साथ रिजेंबल करती है। यानी मैग्नीशियम जो है और लिथियम जो है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल, और इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या मतलब होता है? मतलब ये जो दो एलिमेंट्स होंगे जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर या कॉमन होगी, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनोमलस बिहेवियर पहले एलिमेंट्स दिखाएंगे, और याद रखना, याद रखना उन एनामलस प्रॉपर्टीज़ में जो है ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना रिजेंबल करते हैं, यानी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है किसके साथ? सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम किसके साथ मतलब डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ। तो इसके लिए आप कोड याद रखेंगे एल एम, सिंपल एल एम, एल एम, लिथियम स्टैंड्स फॉर एल, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। और अगर हम देखेंगे सपोज बेरिलियम, बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बोला, ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे कि बेरिलियम का फॉलोइंग ग्रुप कौन सा है? बेरिलियम का फॉलोइंग ग्रुप ये आ रहा है, ठीक है। स्कैंडियम मतलब डी ब्लॉक का ग्रुप आ रहा है, और उसका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो यूटेरियम होगा, नहीं। मतलब मैंने सिर्फ बोला एनोमलस बिहेवियर कौन से एलिमेंट्स दिखाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेरिलियम, बेरिलियम इसका फॉलोइंग ग्रुप यहाँ पे कौन होगा? ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। ग्रुप 13 का सेकंड एलिमेंट दैट्स एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम जो है ना आपके लिए, इसके लिए कोड रखेंगे Bl। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स LMG, लिथियम स्टैंड्स फॉर एल फॉर लिथियम, Mg फॉर मैग्नीशियम। यानी लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखा रहा है? मैग्नीशियम के साथ। एंड BeL, Bl, B स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, El स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, यानी बेरिलियम डायगोनल रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है? एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डायगोनल रिलेशन। अच्छा, उसके बाद जो है दैट इज दस लिथियम शोज, ओके, दस लिथियम शोज सिमिलैरिटीज मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शोज एल्यूमिनियम, ये मैंने आपको बोला, ठीक है।
LMG and BL of their properties. अच्छा, this type of diagonal relationship is commonly referred, अच्छा this type of, मैंने आपको बोला इसको हम इस diagonal relationship को हम नाम देते हैं what, इस diagonal सिमिलैरिटी जो होती है ना, डायगोनल सिमिलैरिटी यानी सिमिलैरिटी इन दीज, कुछ इनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, उन सिमिलैरिटीज़ को या इस डायगोनल सिमिलैरिटी को हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, द डायगोनल रिलेशनशिप, अब इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द आयनिक साइज और चार्ज और रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे इसने जो है ना दो रीजंस मेंशन किए, ठीक है। वन रीज़न इज सिमिलैरिटी इन द साइज, चाहे आयनिक साइज हो या एटॉमिक साइज हो, ठीक है। तो एक रीज़न है सिमिलैरिटी इन द साइज और दूसरा रीज़न है सिमिलैरिटी इन द चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। यानी आपने क्या याद रखना है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे सपोज अगर हम लिथियम की बात करेंगे यहाँ पे, सपोज लिथियम जो है हमारे पास, अगर ये लिथियम है और अगर यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम, तो याद रखेंगे जो डायगोनल रिलेशनशिप का जो रीज़न रहता है डायगोनल रिलेशनशिप का, दैट रीज़न इज, एक रीज़न है सिमिलैरिटी इन द साइज, यानी इन दोनों का एटॉमिक साइज या आयनिक साइज होगा वो ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बिल्कुल वैल्यू सेम नहीं होगा बल्कि बहुत क्लोज होगा, बहुत सिमिलर होगा, ठीक है। एक तो वो रीज़न है सिमिलैरिटी इन द आयोनिक साइज और दूसरा रीज़न है सिमिलैरिटी इन व्हाट, सिमिलैरिटी इन चार्ज बाय रेडियस रेशियो, यानी चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय साइज, यानी चार्ज क्यू बाय आर में ले सकता हूँ, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, क्यू बाय आर चार्ज एंड रेडियस किसकी लेनी है, लिथियम की, वो आपने कैलकुलेट करनी होगी, और इसका जो है ना अपना चार्ज लेना है और इसका साइज, और वो जो रेशियो होगा ना वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो मतलब सिमिलर ऑलमोस्ट, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा बल्कि बहुत क्लोज होंगे, ठीक है। तो दो रीज़न, सिमिलैरिटी इन द साइज एंड सिमिलैरिटी इन द चार्ज बाय रेडियस रेशियो और चार्ज बाय साइज, इस रेशियो का जो वैल्यू सेम होगी इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। तो ये रीज़न है किसका, डायगोनल रिलेशनशिप का। उसके बाद monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ion are found in large proportion in biological fluids. These 2 points are very very important, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और ये एनोमलस बिहेवियर कौन दिखा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है, अब मोनोवैलेंट क्यों कह रहा है, मोनो का मतलब वन, वैलेंट मतलब इनकी वैलेंसी वन होती है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बोला था कि वैलेंसी जो है ना दैट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली दैट्स कॉल्ड कॉमन वैलेंस और ग्रुप वैलेंस, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स के लिए वन और ग्रुप सेकंड के लिए दैट्स टू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाईवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो याद रखेंगे मैग्नीशियम इज डाईवैलेंट एंड कैल्शियम इज ऑल्सो डाईवैलेंट, और सोडियम एंड पोटेशियम दे आर मोनोवैलेंट। ये चार एलिमेंट जो है ना दे आर लार्जली फाउंड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दीज आयन परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज मेम्ब्रेन, सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। अगर देखो ऑब्वियसली बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम वहाँ पे, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना सपोज कैल्शियम जो है ना अगर हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है ना मैग्नीशियम भी सपोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन में ये मदद करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कि दे आर फाउंड इन लार्ज प्रपोर्शन इन बॉडी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप वन एलिमेंट्स की। तो अगर हम बात करेंगे इस पैराग्राफ से, आपने एनामलस बिहेवियर याद रखना है कि एनामलस बिहेवियर कौन एलिमेंट से दिखा रहे हैं और डायगोनल रिलेशन की कौन सा एलिमेंट किसके साथ दिखा रहा है, और तीसरा पॉइंट डायगोनल रिलेशन का रीज़न क्या है, और चौथा पॉइंट कौन कौन से एलिमेंट जो है ना बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में पाए जाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शन क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो इन चार पॉइंट्स को आपने इस पैराग्राफ से याद रख, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ग्रुप वन एलिमेंट्स दैट्स योर अल्कली मेटल्स। ओके, the alkali metals show regular trend in their physical chemical properties with increase in the atomic number। देखो हमारे पास दो तरह की ट्रेंड्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ना रेगुलर की, रेगुलर मतलब वहाँ पे कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होगी, लेकिन इरेगुलर जो होगा ना वहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, दैट्स वाई कि वहाँ पे ट्रेंड क्या आती है इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, द एटॉमिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की, एटॉमिक उसके बाद फिजिकल उसके बाद केमिकल, ठीक है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, मैंने आपको बोला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, या मैंने आपको उसमें भी बोला है, यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन, मैंने आपको अभी बोला दैट इज़ नोबल गैस NS1, ठीक है। तो जब NS1 होगा
ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns1 आउटसाइड द नोबल गैस कोर। ठीक है, तो दे अगर हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने आपको बोली दैट इज नोबल गैस ns1। तो ns1 का मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है ना दैट इज ns शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल दैट ओनली कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वैलेंसी जो है ना वैलेंसी, आपको मैंने बोला होगा वैलेंसी और वैलेंस क्या होती है। ठीक है, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ग्रुप वन, ग्रुप सेकंड, और उसके बाद जो है ना पी ब्लॉक के वो ग्रुप्स 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं कंटिन्यूसली वन बाय वन। सो इसका एक आएगा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ से फिर से डिक्रीज 3, 2, 1 इनकी जीरो होती है, इसको भूल जाओ, ग्रुप 18 को निकालो। लेकिन अगर आप देखोगे ना पहले चार, यानी ये जो यहाँ तक होती है ना इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकी वैलेंसी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, इनकी वैलेंसी बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप वन और ग्रुप टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके लिए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो दे कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। The loosely held s electron in the outermost valence shell of these elements makes them the most electropositive metals। तो यहाँ पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एमंग पीरियोडिक टेबल, एमंग यानी पीरियोडिक टेबल में जो है कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स आर दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि मतलब दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवैलेंट आयंस। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, देखो ये कह रहा है कि द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल, नोबल गैसेस को बाहर निकालो, नोबल गैसेस को दफा करो, तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसको मैं थोड़ा साइज कम कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है ना यहाँ पे, तो कोई भी पीरियड आप ले लो, कोई भी पीरियड। ठीक है, कोई भी पीरियड की अगर आप बात करोगे इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स, नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़ के, तो इन रेस्पेक्टिव पीरियड यानी कोई भी पीरियड आप ले लो। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में जो ना लार्जेस्ट साइज जो है ना लार्जेस्ट साइज वो अल्कली मेटल्स का होता है। ठीक है, बिकॉज अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है आपका साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जब साइज डिक्रीज होगा जो इस साइड से होंगे यानी हेलोजन्स का साइज जो है ना वो कम होगा, और यहाँ से जो होंगे उनका साइज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब साइज़ ज़्यादा होगा, अगर ऑब्वियसली बात है जब साइज़ ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ होगी ना वो बहुत कम होगी, यानी न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम होगी ड्यू टू लार्ज साइज। दैट्स वाई कि ये कह रहा है कि लूज द हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लूज द हेल्ड इसलिए कि साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन कम है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर सकते हैं। दैट्स वाई कि दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और उसके बाद जब भी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना जल्दी, टू गिव मोनोवैलेंट आयंस यानी एम पॉजिटिव आयंस, एम पॉजिटिव। ठीक है, एम पॉजिटिव यानी अगर यहाँ पे देखेंगे हम सपोज एम, जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या देंगे एम पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर मतलब यूनी पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किया। ठीक है, तो दे गिव राइज रेडिली टू यूनी पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि दैट इज वाई दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो अल्कली मेटल जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अल्कली मेटल जो है ना दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है एलिमेंटल स्टेट, यानी आप कभी भी सोडियम को सोडियम एज ए सोडियम एटम नहीं देखोगे, बल्कि हमेशा देखोगे किसी मतलब दूसरे एटम के साथ कंबाइन फॉर्म में, लाइक सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो अल्कली मेटल्स है ना दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट और द एलिमेंटल स्टेट बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ वी कैन से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे इसने ग्रुप ये दिया है इसने यहाँ पे इस टेबल में, ये कोई ज़रूरी याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। द अल्कली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ये मैंने आपको अभी पॉइंट मेंशन किया है कि इन द रेस्पेक्टिव पीरियड अल्कली मेटल जो है ना दे हैव गॉट द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, दे हैव गॉट व्हाट, दे हैव गॉट द लार्जेस्ट साइज। अच्छा, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटम्स बिकम्स लार्ज। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है कि
साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज इंक्रीज, चाहे आयनिक साइज हो या एटॉमिक साइज हो, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, अच्छा, अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मैंने आपको बोला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। उसके बाद द मोनोवेलेंट आयंस एम पॉजिटिव और स्मॉलर देन द पेरेंट। ऑब्वियसली बात है, ये जो कैटायन होता है ना, कैटायन इज यूजुअली स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। और एनायन जो होता है ना, दैट इज नॉर्मली उसका साइज यूजुअली ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। सपोज हमारे पास जो है ना, इट्स ए, ठीक है, और इट्स ए पॉजिटिव, ठीक है, इट्स ए पॉजिटिव। और अगर हम बात करेंगे सपोज इट्स ए नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो है ना, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, या हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज आती है ना, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है ना, साइज कम होता है, बिकॉज योर साइज जो है ना, योर साइज दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ A2 पॉजिटिव और यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ A2 नेगेटिव, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी, योर साइज विल डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन तीनों का ऑर्डर, सो ए विल बी ग्रेटर देन ए पॉजिटिव एंड दैट विल बी ग्रेटर देन A2 पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होता है, विथ इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, वो डिक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, आपका साइज जो है ना, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा साइज किसका होगा, A2 नेगेटिव, यानी A2 नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन A नेगेटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो एनायन के केस में दीज आर कैटायंस, तो एनायन यूजुअली ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम, और आपका कैटायन जो है ना, दैट्स यूजुअली स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू, दैट इज यूजुअली आपका कैटायन जो है ना, दैट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो यही पे कह रहा है। अच्छा, द एटॉमिक एंड द आयनिक रेट ऑफ द अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। दे इंक्रीज इन साइज वाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जो है ना, चाहे एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो, इट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और अलॉन्ग द पीरियड, ऑब्वियसली अलॉन्ग द पीरियड यहाँ पे बात नहीं आएगी, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो है ना, वो इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। उसके बाद आ रही है आयनाइजेशन। यहाँ पे मैं चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने ऑलरेडी डील किया कहाँ पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, मेन रीज़न इसका साइज़ के साथ लिंक है, ठीक है। असल में इसका मेन रीज़न साइज़ के साथ लिंक है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि अगर मैंने आपको ऑलरेडी अभी बोला कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, दे हैव गॉट द लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है। तो इन द रेस्पेक्टिव पीरियड सबसे ज़्यादा साइज किन का होता है, अल्कली मेटल्स का, ठीक है। अल्कली मेटल्स का साइज या एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस मतलब एस ब्लॉक तो ऑब्वियसली, लेकिन एस ब्लॉक में अल्कली मेटल का साइज ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। याद रखना मेरी बात, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल गैस सिस्टम से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो साइज़ जो है ना, तो साइज़ जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको बोला इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब साइज़ ज़्यादा होगा, जब साइज़ ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है ना, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़, यानी अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होगा इन केस ऑफ द लार्ज साइज एटम्स। जब अट्रैक्शन कम होगी, तो उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को जो मतलब एनर्जी चाहिए ना, उसको रिमूव करने के लिए, वो बहुत कम होगी, ठीक है। दैट विल बी लो, दैट्स वाई इट सेज दैट कि दे हैव गॉट द लो आयनाइजेशन एनर्जीज। अच्छा, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली जब साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, obviously size increases and ionization energy decreases because the relation is inverse. This is because the effect of increasing size outweighs the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. इस रीजन को आपने डायरेक्टली जुबानी याद रखना है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि इसका रीज़न डायरेक्टली आपने याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो है ना, रीज़न भी मेंशन किया है, तो आप रीज़न को भी याद रखो, ठीक है। तो रीज़न सेज दैट कि
ऑब्वियसली मैंने आपको बोलना भी मतलब अट्रैक्शन वगैरह वही न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइज इंक्रीज होने की वजह से द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको अभी बोला कि मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीजिंग साइज जो है, यानी यहाँ पे जो है ना साइज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। साइज बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उस वजह से जो है ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आउटवर्क कर रहा है, और इसी वजह से जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी लो आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कही या हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एनर्जी। अब आप बोलोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा रिगार्डिंग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी असल में जो है ना इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो पहली बात आपने याद रखना है रिगार्डिंग हाइड्रेशन एनर्जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा मतलब कुछ एक दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी, इसको आपने याद रखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको आप लिख भी सकते हो द अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड, इसको आप साइड में लिख लेना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन व्हेन गैसियस आयन अंडर गोज हाइड्रेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी गैसेस आयन हो, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो आयन हो, जब उसकी हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रेशन सिंपली मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो कोई कोई भी गैसेस आयन हो, सपोज अगर मैं कैटायन की बात करूं, सपोज ए पॉजिटिव दैट इज कैटायन, लेकिन गैसेस, जब गैसेस कैटायन को हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको गैसेस नहीं रहेगा, आपको मिलेगा ए पॉजिटिव एक्वियस, ठीक है। ए पॉजिटिव एक्वियस प्लस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, इट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास गैसियस एनाइन होगा, गैसियस एनाइन होगा और इसकी भी हाइड्रेशन होगी, और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, ये नेगेटिव, ठीक है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो असल में मुझे यहाँ पे अपने फैक्टर्स को समझाना था कि हाइड्रेशन एनर्जी है ना, ये मतलब अगर मैं साइज़ की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ, डायरेक्टली आपने याद रखना योर हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन, ठीक है। इस पॉइंट को आपने ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अल्कली मेटल्स की। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। और ड्यू टू द मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, योर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आपने डायरेक्टली याद रखना है, या फिर आप रिलेशन को भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे अमंग दीज अल्कली मेटल्स या अल्कली मेटल्स आयंस, तो लिथियम जो है ना, लिथियम लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ठीक है। लिथियम जो है ना, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, तो उसका साइज जो है ना वो छोटा आएगा, ठीक है। तो लिथियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, इसका साइज कम आएगा, इसका साइज कम आएगा। तो ड्यू टू स्मॉल और स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द लिथियम फ्रॉम अल्कली मेटल्स, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन कर रही है कि लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, मतलब लिथियम क्लोराइड, इसके साथ जो है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी साथ रहता है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड 2 टाइम्स वाटर। अब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों रह रहा है, बिकॉज लिथियम की जो है ना है मैक्सिमम हाइड्रेशन या मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होती है। सो लिथियम का जो है ना साइज कम होने की वजह से जो है ना इट हैज़ गॉट मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, एंड ड्यू टू मैक्सिमम हाइड्रेशन और मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली हाइड्रेटेड। अब दूसरे जो है ना दूसरे साल्ट, सब सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो कभी भी जो है ना उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। जो बिकॉज उनका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिथियम, और उनके हाइड्रेशन कम होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न आपने याद रखना है, एक तो याद रखना है कि एक तो ऑर्डर याद रखना है, उसके बाद याद रखना है कि लिथियम के साल्ट्स क्यों ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, बिकॉज of the small size of lithium ion, it has got maximum degree of hydration, ठीक है। So these were some atomic properties, and this was all about the introduction of s block elements like alkali and alkaline earth metals. तो inshallah in the next lecture I will be talking about the physical properties and the chemical properties of the alkali metals, ठीक है। So next lecture तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।